हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सभी को हम करे थे साइंस। स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, तीनों एग्जाम्स के लिए हमारे पास ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके। पिछले क्लास में हमने अपना 9th क्लास का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछली क्लास में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, बोम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स अपॉन थिन गोल्ड फॉयल। उसने क्या किया कि गोल्ड फॉयल ली, ठीक है, पतली सी गोल्ड फॉयल ली, और इस गोल्ड फॉयल पर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी बौछार करवाई। ठीक है, तो ऐसा करने पर उसके पास क्या हुआ, 3 पॉइंट्स निकल के आए। ठीक है, कौन से 3 पॉइंट्स। फर्स्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल एंड डिफ्लेक्टेड। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो गोल्ड फॉयल थी इसमें से सीधे पास हो गए, मतलब डिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आए। ठीक है, सीधे पास हो गए गोल्ड फॉयल में से। ओके। सेकंड पॉइंट आता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉयल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट होके इधर, कोई इधर चला गया, कोई इधर आ गया। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो गए। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास फिर क्या कहता है कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। कि एक ऐसा पार्टिकल्स था, 12,000 पार्टिकल्स में एक ऐसा पार्टिकल्स था जो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, ओनली एक ऐसा पार्टिकल हमें देखने को मिला जो जिस रास्ते से गया था वापस रिबाउंड होके उसी रास्ते से आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से 3 पॉइंट निकल के आए। कौन से, कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, जो गोल्ड फॉयल पे जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई तो कुछ गोल्ड फॉयल में से सीधे पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट होके इधर इधर आ गए, और एक ऐसा पार्टिकल्स था जो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है। ओके, अब इन तीनों पॉइंट से हमारे पास मतलब क्या निकलता है, जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो कुछ ना कुछ इसने किसी चीज़ की खोज की होगी इस एक्सपेरिमेंट से। मेन हमें वो पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज की। ओके। उसने देखा कि जिस डायरेक्शन से जो एक अल्फा पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉयल के सेंटर से गया था और वापस मतलब इसी रास्ते से आ गया था, तो यहाँ पे उसने क्या पाया, न्यूक्लियस की खोज कर पाया। ठीक है, यहाँ पे उसने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। तो वहाँ पास आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है उन्होंने ही की थी। और कब की थी, 1911 में। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी, तो वहाँ पास गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पास कि हमने देखा है कि वहाँ पास जब हमने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, जैसे वहाँ पास एक गोल्ड फॉयल थी, इसमें से सीधे निकल गए, कुछ वहाँ पास क्या हुआ कि डिफ्लेक्ट हो गए इधर उधर, और एक ऐसा पार्टिकल्स था जो जिस दिशा से गया था, जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस लौट आया। ठीक है, तो जो सेंटर था तो वहाँ पास इस यहाँ से वापस इस सेंटर को इसने क्या माना, न्यूक्लियस माना। ठीक है। ओके, तो यहाँ से वापस रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। ओके, तो कब की, 1911 में, और किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ रदरफोर्ड की फॉलोइंग फीचर्स आते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट से उसने और क्या क्या खोज की, क्या क्या पता कर पाया। एक तो हमने बात कर ली है कि रदरफोर्ड ने हमारे पास न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की। ओके, अब हम जो पहले पॉइंट की बात करते हैं तो देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। जिस न्यूक्लियस की खोज की है, जैसे हमारे पास ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में आपको कैसे चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है। ओके। ओके, फिर हमारे पास कहता है कि जो ऑल द मास रिजाइड इन द न्यूक्लियस, जो हमारे पास एटम का जो मास होगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी हमारे पास किस में मिलेगा, न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा। और ये न्यूक्लियस वापस किन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास कहाँ होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं। ठीक है। ओके, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा ये कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अभी हमने बात की, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ये हमारे पास क्या है, एटम है, और एटम का ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम्स के साइज से क्या है, छोटा है, ठीक है। और कितना छोटा है वो हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15, ठीक है। और साइज ऑफ एटम की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 10⁻⁻10, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज से कितना लार्जर होता है, तो 10⁵ टाइम्स लार्जर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से, ओके। ये पॉइंट हम आपको ध्यान रखने हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। हमने क्या बात की, ये हमारे पास क्या है, एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास कैसे चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, और इस न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो हमारे पास साइज है वो एटम्स के साइज से क्या है, छोटा है, और हमारे पास जो एटम का साइज है न्यूक्लियस के साइज से कितना टाइम्स लार्जर है, 10⁵ टाइम्स लार्जर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये पॉइंट्स है कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर होता है वो इन्हीं पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। वहाँ पे वो दे पूछ लेगा, बताइए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑप्शन दे दे प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, ठीक है, या प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और बताइए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब हम आपस में मिला के क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। और यहाँ पास एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया था उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स में हमारे पास क्या है कि ये अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। कैसे नहीं बता पाया, उसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। हमने बात की वहाँ पास ये क्या था, एटम था, ये वहाँ पास इसका न्यूक्लियस था, और जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ पास इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ठीक है। इतनी हम बात कर चुके थे, ओके। बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीइंग चार्ज पार्टिकल होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। पार्टिकल्स विल लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कुछ देखो वहाँ पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और क्या होगा, ये न्यूक्लियस जाके कहाँ गिर जाएगा, इसमें नहीं, सॉरी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, और कुछ टाइम बाद वापस ये क्या होगा, अपने इस न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पर जो एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पास कहते हैं कि जो रदरफोर्ड है वो अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, मतलब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन वहाँ पास न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इससे वहाँ पर जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे, अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ओके। यहाँ पे हमारे पास फिर रदरफोर्ड के बाद हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आते हैं। अब रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। अब रदरफोर्ड
की गलती को सुधारने के लिए जो रदरफोर्ड ने की है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, इसको सुधारने के लिए वहाँ पास फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आते हैं नील बोर। ठीक है, कौन से आते हैं? नील बोर। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था 1913 में दिया था। ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है। नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया था? 1913 में। अब नील बोर साइंटिस्ट ने क्या किया, किसके बारे में बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नील बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये वापस न्यूक्लियस है, इनके ये इसके चारों तरफ वापस क्या है, ये कुछ वापस क्या है, ऑर्बिट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनमें वापस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिना अपनी एनर्जी को लॉस किए हुए। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेल्स या ऑर्बिट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि ईच ऑर्बिट्स हैज ए फिक्स एनर्जी सो दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। जो ये ऑर्बिट होते हैं इनके फिक्स एनर्जी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और इनका नाम क्या होता है, KLMN। इनके बारे में तो आपने पढ़ा है ना, K सेल, L सेल और M सेल और N सेल। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों हमारे पास ये कौन सी सेल है, ये हमारे पास है K सेल, फिर हमारे पास कौन सी सेल आएगी, L, फिर हमारे पास कौन सी सेल आती है, M, और फिर हमारे पास कौन सी आएगी, N। ठीक है, N सेल। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन सेलों में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या कहते हैं, बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डो नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट इलेक्ट्रॉन इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। वो क्या करता है, या तो इमिट कर देता है अपना एनर्जी को, या ऑब्जर्व कर लेता है। कब करता है, जब वो एक ऑर्बिट से जब दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब। ठीक है, एमिट का मतलब वो या तो अपनी एनर्जी को निकाल देता है, या फिर हाँ पास अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है एनर्जी को, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, ओनली या तो एमिट करता है या फिर वहाँ पास अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। ठीक है, अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। नील ने वहाँ पास यही बात कही थी। ठीक है, फिर वहाँ पास क्या कहता है कि जंप टू हायर ऑर्बिट, जब वो अपनी एनर्जी को एमिट और ऑब्जर्व कब करेगा, जब वो जंप टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तब वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा। और हमारे पास जब हमारे पास वो हायर टू लोअर में जाएगा तब वहाँ पास वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अब बताइए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब कब करेगा या एमिट कब करेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास लोअर टू हायर जाएगा तब तो वह क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, और हायर टू लोअर आएगा तो वहाँ पास क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे वहाँ पास नील के बारे में। जैसे वहाँ पास ये K सेल है, L सेल है, M सेल है, इनके बारे में किसने बताया, बोर साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तो आपस ये तो इसके पॉइंट्स के, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए हम अपने जो भी टॉपिक बचा है इस यूनिट को हम नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।